नमस्कार। किसी भी भाषा में लिखे जा रहे साहित्य को अगर सार्थक दिशा प्रदान करनी हो तो अन्य भाषाओं में लिखा जा रहा साहित्य उस भाषा में अनुदित होना बहुत आवश्यक है। डोगरी साहित्य के पितामह प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री ने भी अनुवाद पर बल दिया। उन्होंने न केवल अन्य भाषाओं में लिखे गए श्रेष्ठ साहित्य को अनुदित किया बल्कि और भी लेखकों से अनुवाद भी करवाया। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सुप्रसिद्ध डोगरी लेखिका जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, डॉक्टर सुषमा रानी। मैडम, आपका एक्सेक्चर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको अनुवाद के लिए सन 2023 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी शुक्रिया। ये बलदेव सिंह जी का पंजाबी उपन्यास था जी, टावा दिल्ली दे किंगरे। जी अपने आप में टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। राजनीति से प्रेरित? हाँ बिल्कुल। टामा दिल्ली दे किंगरे जी। ये पंजाबी का उपन्यास है हम्म, और इसको मैंने डोगरी में किया टा दिल्ली दे किंगरे करके। जी। तो ये अकबर के टाइम की जो कहानी है, स्टोरी है, वो अकबर के टाइम की ली है। जी। अकबर की जो गलत राजनीति थी, कुछ जहाँ जहाँ वो गलत था, उसका कुछ कानून उसके गलत थे, उसके खिलाफ दुल्ला भट्टी नाम का एक लोक नायक था जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दुल्ला भट्टी का जिक्र आमतौर पर लोरी में भी आता है ना? जी जी। दुल्ला भट्टी का वही मैं आपको बताने जा रही थी कि दुल्ला भट्टी का जब हम छोटे छोटे थे तो लोहड़ी पे जो गाना सुनते थे, दुल्ला भट्टी वाला आया, हाँ, दुल्ले थी बेआई, तो उसमें मैं हमेशा अक्सर सोचा करती थी, बच्चे भी सोचते होंगे कि ये दुल्ला भट्टी कौन है। कभी हमने यहाँ पे उसका और तो कहीं नाम नहीं सुना, कभी जिक्र नहीं सुना। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जब मैंने ये नावल ट्रांसलेट किया, मुझे साहित्य अकेडमी की तरफ से ये असाइनमेंट मिली हुई थी, तो जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मुझे पता चला कि ये दुल्ला भट्टी था कौन। दुल्ला भट्टी हमारा पंजाब का लोक नायक था जी। जिसने उस टाइम के, जिसको हम शहंशाह कहते हैं, अकबर के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ी, वो छोटी सी टुकड़ी थी, उसके छोटे से लोग थे, कुछ उसके वॉरियर कह सकते हैं। हाँ, वॉरियर। तो कुछ लोगों को उसने अपने साथ मिलाया हुआ था, युवा उसके साथ, उसका साथ देते थे। तो उसने उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और लास्ट तक उसके जो पिता थे, उसके जो चाचा थे, वो भी उसके खिलाफ थे, अकबर के खिलाफ थे। उसके जो लगान था उसके खिलाफ थे कि हम लगान नहीं देंगे। और ये लोगों के लोक नायक इस तरह से थे कि लोगों की हर समस्या का हल करते थे। अच्छा। ये गरीबों की मदद करते थे। इसमें एक जगह एक जिक्र भी आता है, एक लड़की थी, ब्राह्मण लड़की थी, उसकी दुल्ला भट्टी ने शादी की। अच्छा। तो वो अकबर उसको ले जाना चाहता था, वो बड़ी छोटी उम्र की थी, 14 साल की। तो अकबर के अहलकारों की नज़र उस पर पड़ी, तो वो अकबर के लिए ले जाना चाहते थे। तो दुल्ला भट्टी ने उसकी शादी वहाँ करवाई जहाँ वो उसके पेरेंट्स चाहते थे। तो इस तरह से दुल्ला भट्टी जो है वो लोगों के मन में बसता था। कहीं आपको लगा कि ये मियाँ डिडो जी के साथ भी थोड़ा सा मिलता जुलता? हाँ, हम कह सकते हैं मियाँ डिडो के साथ भी, क्योंकि जैसे हमारे डिडो डोगरा थे वैसे ही लगभग दुल्ला भट्टी था। उसी तरह की बगावत जो है उन्होंने की हुई है और लोक नायक थे। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि इसको पंजाबी से डोगरी में ट्रांसलेट किया गया है। पंजाबी इसकी मूल भाषा थी, तो पंजाबी क्योंकि डोगरी की सिस्टर लैंग्वेज है, तो बहुत ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसके शब्दावली जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं आपसे राजेश्वर जी ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार तो मैंने 2-3 बार पहले पढ़ा। अच्छा। फिर उसके बाद एक बार मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा। उसके बाद जब मैंने प्रूफ रीडिंग की, 4-5 बार प्रूफ रीडिंग की। डोगरी भाषा में ज़्यादा प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। जी जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स। हाँ बिल्कुल। तो प्रूफ रीडिंग करके, या जब मैंने पहली बार पढ़ा, जब मैंने लिखा, आप यकीन मानोगे मैं उतनी ही बार रोई। अच्छा। मतलब इतना अच्छा नावल है ये, इतना हार्ट टचिंग है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये नावल ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छा है। मतलब वो लोक नायक जिसके बारे में पढ़ के मैं रो रही हूँ लिटरली, मतलब हर बार
तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को, तो वो उस टाइम का मतलब लोग उसके साथ कितने जुड़े होंगे। उच्च स्तरीय साहित्य वही है जो कनेक्ट कर देता है, जी, अपने जी, आप जी। दिल से छू लेता है दिल को जो। जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल। क्या समझते हैं कि ट्रांसलेशन का कितना योगदान है साहित्य को समृद्ध करने में, क्षेत्रीय साहित्य को समृद्ध करने में, या क्षेत्रीय साहित्य के सृजनकर्ता साहित्यकारों को प्रेरित करने के लिए? जी, यहाँ तक अनुवाद का संबंध है तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा मान लो कि डोगरी भाषा में जो साहित्य रचा जा रहा है वो यहाँ के हमारी जो मनोदशा है, यहाँ की जो परिस्थिति है, परिवेश जो भी है, यहाँ का जो परिवेश है उसको अपने जहन में रख के वो रचा जाता है साहित्य। यहाँ साहित्यकार बैकड्रॉप वही रहता है। हाँ, यहाँ रह रहा है तो बाहर क्या हो रहा है और हमारा मैसेज बाहर तक कैसे जाएगा, वो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है अनुवाद। और अनुवाद को यहाँ तक मेरा मानना है तो मैं मानती हूँ कि अनुवाद जो है वो मूल कृति से उच्च दर्जे का है। बिल्कुल, क्योंकि एक बहस ये भी छिड़ी हुई है कि क्या अनुवाद जो है वो खाली मूल लेखक पे ही निर्भर रहना चाहिए, या फिर जो अनुदित साहित्य रच रहा है उसको भी वैसा ही स्टेचर मिलना चाहिए जैसे कि मूल लेखक को मिलता है? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो उससे भी एक कदम थोड़ा आगे की सोचती हूँ, क्योंकि जब आप खुद साहित्य रचते हो, अपना कोई कृति लिखते हो तो उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, बंदिश नहीं है ना, कोई बंदिश नहीं है, आप अपने मन की कह सकते हो। लेकिन अनुवाद में ऐसा नहीं है, अनुवाद में बंदिश भी है और आपने उस परिवेश में जाके उसको ढालना भी है। तो और इंसाफ की बात भी कही जाती है कि मूल कृति के साथ इंसाफ भी होना चाहिए। जी, इंसाफ भी होना चाहिए और आपको यूँ कह लीजिए कि उस भाषा को जीना है, उस परिवेश को जीना है, फिर जाके आपने वो अनुवाद करना है। तो अनुवाद का स्तर जो है वो मेरी नज़र में ऊंचा है और जो अनुवादक है उसको भी वो स्तर मेंटेन करना चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए। जी, जी, जी। अनुवाद आमतौर पर दो ही किस्म का मेरे ख्याल में होता है, भावार्थ, शब्दार्थ। जी जी जी। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगी कि भावार्थ होना चाहिए कि शब्दार्थ होना चाहिए? मैं तो दोनों को प्रेफर करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक उसके बाद एक सबसे पहले मैंने अनुवाद किया था नरसिंह देव जम्वाल की एक नाटक किया था, वो हिंदी में किया था, डोगरी से हिंदी में। उसके बाद मैंने एक वचना नाम करके वो साउथ की एक बुक है, जैसे हमारी श्रीमद् भागवत गीता, तो वो वचना रिलीजियस है। हाँ, तो वो मैंने एक ट्रांसलेट की थी। उसके बाद ये नावल किया, तो उसके बाद एक और भी किया मैंने, अमीना नाम करके, नाइजीरियन नावल है, वो बहुत अच्छा है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि ना तो हम भाव पे जा सकते हैं, ना ही हम शब्दार्थ पे। हमें दोनों का किसी जगह पे हमें शब्द का अनुवाद करना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, दोनों वो बिठाना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सेंटेंस हमें कहाँ पे क्या करना। तो इसलिए हम दोनों को साथ लेके जब तक नहीं चलेंगे तो तब तक अनुवाद पूरी तरह से आप न्याय उसके साथ नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन आजकल जो शब्दार्थ पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनके लिए गूगल आ गया ना। हाँ, गूगल वो शब्द से शब्द सीधे ट्रांसलेट करता है। नहीं, वो गलत है, वो मेरी नज़र में पकड़ा भी जाता है। जी, पकड़ा जाता है। हाँ, मेरे साथ भाव भी नजर नहीं आते ना। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं यहाँ मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी। कोई बुक मेरे पास आई एवैल्यूएशन के लिए तो उसमें वो इवन जम्मू के नहीं थे, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने गूगल ट्रांसलेट की हुई है। गूगल से आप थोड़ा सा शब्द का अर्थ ले लीजिए, लेकिन पूरी की पूरी किताब गूगल में डाली, हाँ, पीडीएफ फाइल उठाई और उसको एडिट भी नहीं किया फिर। हाँ बिल्कुल। और मैं मतलब इतनी हैरान होगी, जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा ये तो गूगल ट्रांसलेट है। तो वो कहते नहीं ये नहीं है, गूगल ट्रांसलेट नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई है, जुड़ते नहीं ना वहाँ पे, मतलब सेंटेंस मेकिंग वहीं पे खो जाती है। गूगल का भी मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि गूगल हमारा पूरी तरह से अभी वो अडाप्ट नहीं कर पाया है डोगरी को। बड़े सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिनका अभी वैसा वो वाला लेवल नहीं बना जो दूसरी भाषा में सेंटेंस मेकिंग में साथ नहीं निभाता। हाँ, एक तो एग्जैक्ट वो शब्द भी, और दूसरा हमारा एक शब्द है डोगरी का जैसे, तो उसके हजारों मीनिंग बहुत है। तो वो गूगल ने तो वही एक देना जो उसको लग रहा है वो दे देगा। तो ये कहा जा सकता है जो अति विकसित भाषाएं हैं, हाँ, उनके लिए गूगल बड़ी सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए बिल्कुल राजेश्वर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके लिए ठीक है। हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारी अति विकसित भाषा अभी नहीं है।
हाँ ये है, तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो उसको नहीं पकड़ पा रहा है गूगल। इसलिए मुझे लगता है जो लोग गूगल करते भी हैं तो उनको अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप करते हो हेल्प ले सकते हो आप, लेकिन शब्द उसके का बाद अर्थ ले आपको लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपको खुद सेंटेंस तो करना है। अपना बनाइए फिर, क्योंकि भाव वहीं जी, से जी, प्रकट जी। होगा फिर। कुछ डिपार्टमेंट भी मतलब मैंने सुना था कहीं कि वो कहते हैं कि नहीं गूगल हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है सरासर गलत है। गलत है, फिर तो अनुवादक रहेगा नहीं ना कहीं पे। रहेगा जब नहीं, गूगल और भी सब कुछ करेगा तो हाँ, फिर और उसकी ओरिजिनलिटी जो है आत्मा वो जो खत्म हो जाए। झलकती है साहित्य जी, में एक जी। अनुवादक की दूसरी की कृति में, हाँ वो कहाँ नजर आएगी फिर? वो तो आएगी नहीं कहीं। वर्कशॉप होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू में अगर हम कहें कि अनुदित साहित्य की बात करें जी तो जो इस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं वही कर पा रहे हैं, जी, जैसे जी, आप करें जी, जी। या पद्मश्री प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी जी, ने जी, किया, जी। या बाकी भी जितने भी साहित्यकार रहे हैं, मोहन सिंह जी ने किया, जी जी प्रकाश प्रेमी जी ने किया, जी जी। तो कितने भी नाम लें, लेकिन नया जो लेखक है हम्म, उसको मतलब अनुवाद कैसे किया जाता है, इससे पहले कि वो गूगल का सहारा लिए, जी तो साहित्य अकादमी का या फिर जो हमारी कल्चरल अकेडमीज वगैरह हैं, जो भी संस्थाएं साहित्य के लिए कार्य कर रही हैं, जी उनका ये दायित्व बनता है कि वर्कशॉप लगाई जाए। जी बिल्कुल बनता है। यहाँ तक पद्मश्री रामनाथ शास्त्री जी का सवाल है, आपने बात की, तो मैं उनको उनकी सराहना किए बगैर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन थी शुरुआत में, बिल्कुल उन्होंने बहुत काम किया, और उस टाइम रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल। अगर वो घर घर जाके, जैसे हम सुनते हैं, हम तो छोटे थे, हम सुनते हैं कि उन्होंने घर घर जाके अनुवाद करवाया, तो अगर वो नहीं करवाते तो हमारा साहित्य बहुत समृद्ध नहीं कहा जा समृद्ध सकता, नहीं होता, मूल तो कृतियां ही रहती फिर। हाँ, तो उस टाइम मूल कृतियां भी उतना मूल शायद नहीं लिखा जा रहा था जितना इस टाइम पे लिखा जा रहा है। तो अनुवाद बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी बात की। तो मुझे लगता है कि हमारे युवा जो जोड़ने के लिए, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं क्रिएटिव राइटर नहीं थी, मैं मतलब पीजी, मैंने पीएचडी कर ली, इवन मैं क्रिएटिव राइटर नहीं थी। आपका सब्जेक्ट क्या था, वही मैं पूछना चाहता था। हाँ, मैंने डोगरा लोक कल्चर पे की हुई है अच्छा। पीएचडी, तो प्रोफेसर वीना गुप्ता हैं, जी जी, तो उनके अंडर मैंने किया। वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे से उन्होंने करवाया। उन्हीं की देन है कि आज मैं अगर यहाँ तक हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो उनके अंडर मैंने काम किया, उन्होंने बहुत मेरे को पॉलिश किया। और तब तक मैं क्रिएटिव राइटर नहीं थी, मैं नहीं लिख पाती थी, मैं आर्टिकल वगैरह लिखती थी। तो पहली बुक जो है वो 2007 में मेरी आई थी आर्टिकल्स की। तो उसके बाद मैंने क्रिएटिव राइटिंग शुरू की, जैसे पोइट्री वगैरह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अगर आपने किसी नए लोगों को साहित्य में लाना है जी, साहित्य के क्षेत्र में लाना है, तो उसका सबसे मुझे लगता है सरल तरीका जो है, इजी वे, वो है अनुवाद। बिल्कुल, या तो आप आर्टिकल से शुरू करो या अनुवाद से। उसके माध्यम से आप दूसरों का साहित्य पढ़कर बिल्कुल प्रेरित भी तो होते हैं, आप खुद भी प्रेरित होते हो, और आपको पता चलता कौन सा शब्द कैसा है, इसको कैसे, और इसने कैसे लिखा हुआ है। मतलब एक तो पढ़ना और उसके बाद लिखना, दोनों काम हो गए। क्योंकि क्रिएटिव थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लेख से शुरू करते हैं या अनुवाद से शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उस जो हमारा युवा है उसको लाने के लिए कल्चर अकेडमी, हमारी जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी, इवन हमारा डोगरी डिपार्टमेंट और साहित्य अकेडमी हैं, जो एनजीओ वगैरह हैं, साहित्य अकेडमी, इनका मेन रोल इन्हीं का है कि ये युवाओं के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करें। इवन कर रहे हैं, साहित्य अकेडमी भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, और कल्चर अकेडमी भी। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे प्रोग्राम और अगर हों और नए लोगों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें, स्पेशली जो एस्टेब्लिश हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हैं एस्टेब्लिश। अगर आपने मूवमेंट चलानी है तो नए लोगों का जुड़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और राजेश्वरी, ये एक बात और देखने में आई है, आपने भी नोटिस किया होगा कि कोविड पीरियड के बाद डोगरी में एक उछाल सा आया है। लोगों को टाइम मिला ना कोविड में घर बैठ के लिखने का। हाँ, एग्जैक्टली। तो लोगों को लगा है कि ये हमारी मातृभाषा है, इसके प्रति प्रेम और जागा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डोगरी का क्या होगा भाई, डोगरी तो कथित तौर पर जो कहते हैं कि डोगरी भाषा का भविष्य अंधकारमय है। तो मुझे जब से हम पैदा हुए हैं, होश संभाला है, यही सुन रहे हैं। अंधकार तो नजर आया नहीं। मुझे लगता है जितनी किताबें आज प्रकाशित हो रही हैं या जितनी अवेयरनेस आज है भाषा को लेकर, जो लोग बाहर सेटल हो गए हैं अब्रॉड में, वहाँ पे भी डोगरी
भाषा को प्रमोट करने के लिए संस्थाएं बनी हैं, बिल्कुल कल्चर को लोग प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इंटरनेशनल डोगरी जी। ऑर्गेनाइजेशन है हाँ बाहर हाँ पे, हाँ वो बिल्कुल भी लगातार काम कर रही हैं। हाँ। तो भविष्य मुझे लगता है अब थोड़ा सा उज्जवल नजर आना चाहिए। मुझे खुद नहीं ये समझ आती कि लोग कैसे कह देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये तो हम अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं और इतना अच्छा लगता है। मैं अभी मेरी ड्यूटी लगी थी ये इसमें बोटिंग में जी। तो वहाँ पे एक केएस ऑफिसर आए थे हमारे, वो हमें समझा रहे थे कि किस तरह से आपने ये करवाना है, मतदान किस तरह से करवाना है। तो वो उन्होंने जितना भी हमें समझाया सारा डोगरी लैंग्वेज में। तो मतलब ये तो कोई भी, अचीवमेंट है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो केएस हैं तो वो बोल रहे थे, लेकिन कहने का मतलब ये स्टेज पे जाके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, लेक्चरर बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बैंक के एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, तो वो डोगरी में समझा रहे हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा। पहले तो हम सिर्फ डोगरी डिपार्टमेंट में या अपनी क्लास में सुनते थे या घर में सुनते थे, सहेलियों के साथ बात करते हुए। एग्जैक्टली तो मुझे लगता था जब कहीं मैं और भी बाहर जाती थी तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते तो भ्रम थे। टूटा ना, वो भ्रम टूटा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे तो लगता है ये तो और तरक्की हो रही है, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा। और फेसबुक आप देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गाने रीलें, हाँ उसमें हो सकता है थोड़ी सी कमियां रह रही हैं, एग्जैक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब डोगरी में। भाषा वहीं से इवॉल्व भी होती है। हाँ बिल्कुल, गलतियों से इवॉल्व होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये हम तो तरक्की की ओर जा रहे हैं, हमें तो बहुत। और स्कूलों में, अब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और इतना काम है। जैसे आप एससीईआरटी की बात करो, बोर्ड की बात करो, इतना काम है कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये इतना काम कैसे करना है। लेकिन सीयूईटी का पेपर पढ़ रहा है, सीयूटीटी या फिर केएस आईएएस वगैरह, क्योंकि आधिकारिक भाषा भी बन गई है, बन गई है। वन ऑफ 5 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जे&के। बिल्कुल। तो जितना काम और लैंग्वेजेस में हो रहा है इतना हमारी डोगरी में भी हो रहा है। तो इतनी ट्रांसलेशन हो रही है, इतनी ट्रांसलेशन हो रही है कि मतलब मुझे नहीं लगता हार्डली कोई दिन जाता होगा जिस दिन ट्रांसलेशन के लिए कोई कॉल नहीं आती कि ये ट्रांसलेशन हाँ मैं कर दो या कुछ। तो बड़ा अच्छा, मुझे तो आमतौर पर हम लोग कहा करते थे नहीं, देखिए जी एक मद्रास का रहने वाला अपने काउंटर पार्ट से मद्रासी में बात करता है, पंजाबी पंजाबी में बात करता है, कश्मीरी कश्मीर में बात करता है, लेकिन वो दौर आ गया है मेरे ख्याल डोगरा डोगरे से डोगरी में बात करता है। बिल्कुल करता है। जैसे मेरी कोशिश रहती है कि अगर कस्टमर बैंक में आता है या जो भी क्लाइंट वगैरह आता है तो या स्टाफ मेंबर इवन, तो मैं उसमें यही कोशिश करता हूँ डोगरी में बात करूँ। हार्डली मैटर्स कि डोगरी में जवाब नहीं देता, लेकिन मेरी कोशिश रहनी चाहिए ना डोगरी में बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं रह सकता, सामने अगर डोगरा है तो डोगरी में बात करने के बजाय मैं हिंदी में इस्तेमाल करूँ शब्द या अंग्रेजी इस्तेमाल करूँ। जी जी, वो आज मतलब जो शान है वो हमारे डोगरी के लिए शान है डोगरी हमारी, तो वो हम फील भी कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले हम कहते थे कि बोलो बोलो बोलो, आज हम फील कर रहे हैं कि शान है डोगरी। प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो अपने भाषण की शुरुआत ही डोगरी से करते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने जितनी भी हमारी मातृभाषाएं हैं तो काफी प्रमोशन दिया, प्रमोशन के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। शायद यही कारण है कि लोग इसको बड़ी खुशी से अपना रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए डोगरी का भविष्य तो बहुत उज्जवल होने वाला है। आप साहित्य अकादमी में जो डोगरी एडवाइजरी बोर्ड रहता है जी, उसकी मेंबर भी रही हैं जी। तो साहित्य अकादमी की स्थापना जब हुई या कल्चरल अकेडमी जम्मू की बात करें, जे&के की बात करें, स्थापना हुई, दूरदर्शन की बात करें जो आज बंद होने के कगार पे खड़ा है, या आकाशवाणी हो, तो बतौर मेंबर एडवाइजरी बोर्ड जी आप समझ सकती हैं कि या कहना चाहती हैं कि हम उस हद तक पहुंच पाए दूर दराज के क्षेत्रों में? बिल्कुल पहुंच पाए हैं। जहाँ मंच की ज़रूरत थी मंच दे पाए। जी, आपने खुद देखा होगा कि साहित्य अकेडमी ने वहाँ कार्यक्रम करवाए हैं जहाँ पे मुझे, इवन मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो तब से मैंने डोगरी सब्जेक्ट ऑप्ट किया था जी। तो आज तक मतलब 20-25 साल हो गए होंगे, तो मुझे नहीं पता था कि उन क्षेत्रों में भी डोगरी बोली जाती है। अच्छा। तो वहाँ पे जाके कार्यक्रम जब हुए साहित्य अकादमी के, हमारे यहाँ के जो भी कन्वीनर हैं, चाहे वो कोई भी ABC कोई भी, सब ने बहुत काम किया है। ग्रामोलोक एक बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है। हाँ, ग्रामोलोक तो बिल्कुल ही वो गाँव के लोगों को जगाने के लिए है ना, और लोगों को अच्छा भी लगता है। यहाँ पे नहीं भी है, जैसे बड़े सारे, जब मैं थी एडवाइजरी बोर्ड में, या अभी भी जैसे सुनने को आता कि बड़े सारे लोग आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव में भी आओ भाई, वहाँ भी कार्यक्रम करवाओ।
तो ये होता है कि जब हम किसी गांव में कार्यक्रम करवाने जाते हैं तो वहाँ के लोकल्स को पता चलता है कि नहीं भाई, डोगरी भाषा में ये लोग भी डोगरी भाषा बोलते हैं और डोगरी भाषा में इतना काम हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत उससे जो साथ लगने वाले गांव हैं वहाँ वो भी बड़े, उनको भी प्रमोशन मिलती है, तो मंच भी मिलता है, मंच भी मिलता अपनी है। प्रतिभा का और प्रदर्शन करने के नहीं लिए। तो हमारे जैसे डोगरे स्वभाव से मतलब बहुत शाई रहे हैं शुरू से ही, तो बड़े सारे लेखक हमारे ऐसे कहा जाता है थे। डोगराज आर वॉरियर्स। हाँ, अपने yes, काम की warrior। बात है तो थोड़ी हाँ, शाइनेस नजर आती है। हाँ, काम मतलब वोकल नहीं थे इतने, Vocal नहीं थे। वॉरियर तो थे ही वो, तलवारें तो चलाने के लिए। तलवारें चलाने, वो सारा अपना फिर वहाँ जुनून दिखा देते थे। तो बड़े सारे राइटर्स ऐसे हैं जो मतलब मेरे कांटेक्ट में भी आए कि जो लिखते तो बहुत अच्छा है, जब हम उनकी कविताएं सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं कि वाह, ये इतना अच्छा लिखते हैं। जो हमारे एस्टेब्लिश राइटर हैं, भाषा पे कंट्रोल भी है। हाँ, और जो हमारे एस्टेब्लिश राइटर हैं वो उनसे भी कहीं एक कदम आगे, लेकिन उनको कहीं मंच ही नहीं मिला और उन्होंने अपनी कविताएं लिखी और रख दी अंदर। तो जब ग्रामालोक कार्यक्रम के थ्रू हम वहाँ जाते हैं तो उनको थोड़ा प्रमोशन मिलता है और वो भी अपनी कविताएं छापते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने पुरस्कार रखे हुए हैं, जब किसी को पुरस्कार मिलता है तो जैसे प्रोत्साहन, पुरस्कार का मुझे लगता है मतलब ही प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन ही है। मैं वही कह रही हूँ कि मैं जब तक मुझे ये पुरस्कार नहीं मिला था तब तक मुझे लगता था कि नहीं, पुरस्कार कुछ नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिले ना मिले, एक्नॉलेजमेंट मिलती हाँ। है। लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए जब गाँव के लोग मेरे पास आए। उनको लगा कि कहते डोगरी के लिए आपको पुरस्कार मिला है, तो मैंने कहा हाँ मिला है, क्योंकि मैं तो गाँव की रहने वाली हूँ। तो गाँव के लोग जब अखबार में मेरी फोटो आती है तो वो घर में आते हैं मेरे को मुबारक देने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको, मेरे से ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि भाई डोगरी के लिए इसको सम्मानित किया जा रहा है। तो बच्चों में स्कूल में है तो नेचुरली जब अवार्ड मिला तो 500 बच्चा है मेरे स्कूल का, तो बच्चों के आगे जब प्रिंसिपल कहता है कि इनको डोगरी के लिए अवार्ड मिला है, और राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड, हाँ राष्ट्रीय स्तर का, तो बच्चों को लगता है कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो डोगरी के लिए उनको प्यार जो है वो होता है कि ठीक है, डोगरी को प्रमोशन भी है, प्रमोशन मिलती है इससे। हाँ, तो बाकी अवार्ड की बात मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि जो लोगों को, मेरे कहने का मतलब है कि आप लिखिए, दिमाग में तब ये मत रखिए कि मुझे अवार्ड लेने के लिए लिखना है। अवार्ड एक प्रोसेस में आते हैं, जी जी जी, जहाँ आप क्वालिफाई करते हैं वहाँ पे आपको एक्नॉलेज भी किया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप लिखिए तो सही। जी, पहली ही किताब से अगर आप दिमाग में ये रखेंगे कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, जैसे आपने 2007 में पहली किताब आपकी आ चुकी थी, जी जी, उसके बाद लगातार आपका संघर्ष मातृभाषा के लिए, जो आज युवा साहित्यकार साहित्य सृजन कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, कंटेंट, उनकी साहित्य रचनाओं का कंटेंट क्या होना चाहिए कि आपकी एक्नॉलेजमेंट ना केवल लखनपुर के इस तरफ हो, लखनपुर के दूर भी हो, चाहे अनुदित साहित्य के माध्यम से ही हो, जी जी, वहाँ तक आपकी पहचान बननी भी चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए आप बाहर तक हो, आप इवन पूरे दुनिया में आप हो, मतलब भारत में ही नहीं, भारत के बाहर इन पूरी दुनिया में आप जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम आजकल किए जाते हैं उनकी रीच तो अब्रॉड तक है। जी बिल्कुल। तो युवा जो राइटर है उसको चाहिए कि वो अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करे, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ था। पहले तो ये है कि वो सबसे पहले पढ़े, बिल्कुल, जितना साहित्य रचा जा रहा है बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। एक होड़ सी लग गई है, जैसे हम पुरस्कार की भी बात कर रहे थे, तो पुरस्कार के भी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ठीक है, हाँ प्रमोशन मिलती है, दूसरा ये है कि पुरस्कार के लिए ही लिखा जाता है, फिर वही किताब के बाद बंद हो जाता है। वो बहुत गलत है और उसका मेयार वो रहता नहीं है। और आपको जब भी लिखना है, मैं युवाओं से खास करके यही कहूँगी कि आप अपने मन की बात लिखो। आप सिचुएशन क्या है, आप फील क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप अपना दायरा थोड़ा ब्रॉड कीजिए, फिर आप लिखिए। जहाँ तक अवार्ड की बात है तो मुझे लगता है वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अवार्ड के लिए जब भी आप लिखोगे तो आप भटक जाओगे। इंसान सोचता है कि मुझे अवार्ड के लिए लिखना है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी लिखना है और मुझे अवार्ड के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए इसमें। उसके बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब हम अनुवाद करते हैं, जैसे मेरा ये किताब थी टामा दिल्ली दे किंगरे, तो ये भी एक अनुदित था ऑलरेडी,
उसमें पंजाबी में इसको अनुवाद मिल चुका था, तो लेकिन वो मुझे ज़्यादा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वही मैं आपकी बात का जवाब दे रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि इसको अनुवाद पुरस्कार मिला है तो मुझे और अच्छा करना है। मुझे तो भाई अपना बेस्ट देना है, जैसे भी हो। मैं शब्द ढूंढती रहती हूँ, जब कहीं जाऊंगी, गांव में जाऊंगी, वहाँ के गीत सुनूंगी, लोकगीत सुनूंगी, या कहीं किसी से कोई शब्द सुन लेती हूँ, मैं उसी टाइम नोट कर लेती हूँ डायरी पे कि ये शब्द हमें यूज़ करना है इस्तेमाल कहीं। करना चाहिए। तो हाँ, फिर कसर तो मुझे लगता है कि नहीं छोड़ता बंदा। बिल्कुल। वो ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि ये अनुदित है तो इसमें मैंने अपना फुल देना है, अदरवाइज नहीं। तो आपको हर जगह 100% देना ही है, बिल्कुल। चाहे वो आपकी छोटी बड़ी कृति तो कोई होती ही नहीं है। फिर वो तभी हो सकता है जब जी। आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि मैं जो सृजन कर हाँ। रही हूँ या कर रहा हूँ, जी, उसमें मेरी आत्मीयता भी झलकनी चाहिए। झलकनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत, तो मैं यही युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप लिखिए, पहले पढ़िए, फिर लिखिए और सोचिए कि आप क्या लिख रहे हो। लिखने के बाद खुद आप असेस करोगे, जब वही लिखा हुआ आज आप जो लिख रहे हो, मेरे साथ भी यही होता है। जब मैं आज लिखती हूँ, कुछ कविता लिखी, कहानी लिखी, आर्टिकल लिखा, तो जब 1 महीने के बाद पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है नहीं नहीं, ये तो बहुत सारी गलतियाँ थी इसमें, मुझे ये और अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए वो कमियाँ बहुत सारी रह जाती हैं। तो कोई जल्दी मत करो, आराम से लिखो। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर सुषमा रानी जी से। उन्होंने कहा कि जब भी आप साहित्य सृजन करें तो उसमें आपकी अपनी आत्मीयता झलकनी चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह बात है कि इस विशेष कृति का सृजन सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सफलता पाना बहुत मुश्किल है। एक्सेटर स्टूडियो से कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।